Hello students, this is Sanjeev and I welcome you all in our Admit channel. हम लोग इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट सेक्शन को डील कर रहे हैं और हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स के एक इम्पॉर्टेंट राइट्स के साथ आए हैं. सो दिस फंडामेंटल राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के अंदर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है. यानी इसके अंतर्गत आने वाले जो भी प्रोविजंस है वो भारत के नागरिक के लिए और जो विदेशी नागरिक भारत के अंदर रहते हैं उनके लिए भी ये इक्वल रूप से लागू होता है. इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 28. इन चारों आर्टिकल्स को हम लोग सेपरेटली अलग अलग सेशन में डील करेंगे. यहाँ पर जिस आर्टिकल को हम लोग डील करने वाले हैं वो मोर प्रिसाइजली वी आर गोइंग टू डील विद आर्टिकल नंबर 25, जिसके अंतर्गत जो बातें की गई है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है. यानी इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है. तो वी विल डील इट विथ सेपरेटली इन डिफरेंट टॉपिक्स. अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग इसको सेपरेटली डील करेंगे. तो यहाँ जो हम लोग को पहले डील करना है वो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. कंसाइंस मतलब आदमी अपने इच्छा से, अपनी अंतरात्मा से जिस चीज़ की इच्छा रखता हो, जिस रिलीजन के प्रति उसका झुकाव हो, ऐसे किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए वो स्वतंत्र है. उस पर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं होता है. कोई भी उसके ऊपर आरोपित नहीं कर सकता है कि आपको ये पालन करना है और इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है और इसकी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है. रेदर कि कोई भी व्यक्ति है उसके घर के मेंबर्स भी उसको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको ये रिलीजन ही फॉलो करना पड़ेगा और दूसरा रिलीजन आप फॉलो नहीं कर सकते हैं. यहाँ तक कि मॉडर्न सोसाइटी में जिन चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसी भी किसी मान्यताओं को, जिसको सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास भी कह सकते हैं, ऐसी मान्यताओं वाले विषय को भी अगर मानने के लिए कोई व्यक्ति अंदर से इच्छा रखता है तो वो मान सकता है. उस पर किसी भी प्रकार की बाहरी बंदिश नहीं है. यानी वो बिल्कुल इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री है अपने कंसाइंस से कि उसको कौन से रिलीजन को एडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रोफेस करना है. इसके बाद जो चीज़ है वो है राइट टू प्रोफेस. यानी जो भी वो अंदर के कंसाइंस से इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हमको ये करना है, इस रिलीजन को फॉलो करना है और इस रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, उस चीज़ का वो क्लियरली डिक्लेरेशन कर सकता है. वो घोषणा कर सकता है कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ और वट एवर ही इज़. तो इस प्रकार का क्लियर कट डिक्लेरेशन वो कर सकता है विदाउट एनी प्रेशर ऑफ सोसाइटी और ऑफ हिज फैमिली इटसेल्फ. यानी किसी भी प्रकार का उसको दबाव नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार के रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है. इसके अलावा जो प्रैक्टिसेस हैं वो किसी भी प्रकार के राइट्स को प्रैक्टिस भी कर सकता है. उसके प्रैक्टिस करने की अथॉरिटी उसकी अपनी व्यक्तिगत है. जैसे हम लोग देखते हैं कि इन हिंदुइज़्म जो फॉलो करने वाले हैं हिंदू को, वो तिलक लगा सकते हैं, वो दूसरे प्रकार के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. वाइल द अदर रिलीजन दे कैन हैव अ कैप, वो कैप पहन सकते हैं. इन सिक्स दे कैन यूज़ अ टर्बन, पगड़ी बांध सकते हैं. तो इस प्रकार के जो प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए कंप्लीट फ्रीडम है और ये कर सकते हैं. इसके बाद जो चौथा पॉइंट है प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. दिस इज समहाउ एन डिबेटेबल पॉइंट. इस पर काफ़ी डिबेट हुआ है और कई बार इस पर बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं. तो इसमें राइट टू प्रोपोगेट का मतलब हो गया कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं. और धर्म का प्रचार किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट के द्वारा उन चीज़ों को सामने रखा गया है. इसके तहत 1967-1968 के अंदर उड़ीसा और मध्य प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया. उस समय क्रिश्चियन मिशनरी वॉज वेरी एक्टिव इन दोज रीजन. बहुत सारे रीजन्स में एक्टिव होते हैं, खासतौर पर ट्राइबल एरियाज़ में. तो वहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव थी और उन लोगों ने इस चीज़ को ग्राउंड बनाया था. राइट टू प्रोपगेट मीन्स राइट टू कन्वर्ट. उन लोगों ने इस बात को फोर्स किया था कि हमको प्रोपगेट करने का अधिकार है तो हमको कन्वर्ट करने का भी अधिकार है. इसी समय एंटी कन्वर्जन लॉ उड़ीसा और मध्य प्रदेश अपने यहाँ लेकर आई और उन लोगों ने जो कन्वर्जन के प्रोविजंस को है, जो फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन है, जो लोभ के द्वारा, फ्रॉड करके द्वारा या किसी भी दूसरे मेथड से अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया गया था और क्रिमिनलाइज किया गया था. इसके लिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राइट टू प्रोपगेट
ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू कन्वर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। और डिनाई करने के बाद क्या हुआ कि जो राइट टू प्रोपगेट है, इसका मतलब है कि आप अपने रिलीजन के प्रचार के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं, अपना विषय रख सकते हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स। फोर्स मतलब किसी प्रकार के लोभ, लालच या बल के द्वारा किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी प्रकार के षड्यंत्र का उपयोग भी कन्वर्जन में नहीं कर सकते। इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिबेट्स इन टीवी चैनल्स, डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स पे हम लोगों ने देखा कन्वर्जन एंड एंटी कन्वर्जन। जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कन्वर्ट, और दूसरे पक्ष के लोग उसको कहते हैं घर वापसी। जो हमारे यहाँ से कन्वर्ट होकर दूसरे के यहाँ चलेगा उनको हम पुनः अपने घर में वापस करेंगे, दैट विल नॉट इंक्लूड अंडर कन्वर्जन। हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको वापस अपने घर में ले रहे हैं। दूसरे पक्ष में दूसरे लोगों का कहना है कि राइट टू कंसाइंस और राइट टू प्रोपगेट, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोपगेट करने का मतलब है कि हम प्रचार करेंगे, लेकिन व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से, अंतर इच्छा से, उसकी इच्छा होगी तो वो स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे। तो इस प्रकार के प्रोविजंस की व्यवस्था की गई। यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया कि जो आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 25 इंक्लूड्स रिलीजियस बिलीव्स एज वेल एज रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब रिलीजियस बिलीव्स क्या है? उसकी धर्म की जो भी मान्यताएं हैं, वो मान्यता हो सकता है मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड में उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं देखा जा सकता हो, फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड के इन सारे जो मान्यताएं हैं उसके विरुद्ध भी अगर उन चीज़ों को कहा जाता है तो उस बिलीव्स को एक्सेप्ट करने की बात कही गई है। और जो रिचुअल्स, जो परंपराएं हैं, जो विधियां हैं, जो रीतियां हैं, इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्टेंस की बात कही गई है। तो इस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव कॉनोटेशन। हाँ, वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट राइट टू फ्रीडम और अंडर आर्टिकल 25 इट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल। व्हेन वी आर टॉक अबाउट द ग्रुप्स विल लेटर डिस्कस इट इन आर्टिकल नंबर 27। यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? तो इंडिविजुअल को ये राइट प्रोवाइड किए गए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है कि राइट्स आर सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पर कहते हैं क्या कि ये तो इंडिविजुअल को राइट है और फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें कहा गया कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी पॉजिटिव और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। यहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस हो जाता है दो मामलों में, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। द फर्स्ट पॉइंट इज पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो स्टेट टाइम टू टाइम restrictions लगाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटी, तो उस समय क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ रामनवमी एंड एट द सेम टाइम अगर जो दूसरे रिलीजन का है इस तरह का कार्यक्रम, तो उन सब चीज़ों को रोकने का या रूट मैप बनाने का या लाइसेंस के थ्रू परमिशन देने का, इस तरह के रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद जो दूसरी बात है वो है मोरालिटी। मोरालिटी में यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो समाज की जो इस्टेब्लिश्ड मान्यताएं हैं उसको खंडित करती हो और चीज़ों को दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करती हो। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या हो गया कि जैसे देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ सती, इसको प्रोहिबिट किया गया। देयर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ 3 तलाक, इसको भी प्रोहिबिट किया गया बिकॉज अ वुमेन रेसिडिंग 3 वुमेन्स रेसिडिंग विद अ पर्सन, ये हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे जो शिशु जो लड़की होती थी, बालिका की भ्रूण हत्या होती थी, उसको रोका गया। एक प्रैक्टिस है संथारा, उसके बारे में भी डिबेट किया जाता है और अभी भी डिबेट में है, तो उसको भी देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो एक और प्रोविज़न है कि इसका राइट टू फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि किसी भी दूसरे प्रोविज़न्स को ये प्रोहिबिट करता हो, यानी दूसरे जो प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए हैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, तो इस तरह के प्रोविजंस के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल नंबर 17 है जहां पर अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो अनटचेबिलिटी को इंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर नहीं किया जा सकता है। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है, मतलब ख़त्म करना है आपका कोई फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, इसके रास्ते में बाधक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं, यानी कोई भी दूसरा फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसको लिमिट कर सकता है। इसके अलावा स्टेट क्या है? स्टेट इज़ परमिटेड टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक अफेयर्स। अब यहाँ पर 2 प्रकार के अफेयर्स होते हैं,
किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड एसोसिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है, उसको किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं लगा सकती है। जैसे अगर कोई तिलक लगाना चाहता है, अगर कोई टोपी पहनना चाहता है, तो उसको कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। किसी भी पूजा करने के लिए अगर जाते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उसकी जो भी परंपरा है, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी एक्सेप्टेंस है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दिस आर द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बट एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस, मान लो कि कोई मंदिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार का इंटरफेरेंस स्टेट कर सकता है, इसको रेगुलेट कर सकता है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। किसी प्रकार का फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ में अगर वो इन्वॉल्व है, तो इस प्रकार के मैटर में स्टेट इज़ परमिटेड टू रेगुलेट एज वेल एज टू रेस्ट्रिक्ट। मीन्स द स्टेट इज़ परमिटेड टू इंटरफेयर इन टू द मैटर। इससे पहले हम लोगों ने कहा कि ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने का राइट है, बट इन सर्टेन स्टेजेस, खासतौर पर एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस में ये स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स है, वो करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है हिंदूज़ के, वो जो पब्लिक नेचर के, मतलब प्राइवेट नहीं, किसी के घर के अंदर टेम्पल है उसको छोड़कर, यानी पब्लिक नेचर के पब्लिक प्लेस पर अगर कोई टेम्पल है और कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, तो वो ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी के लिए ओपन रहेंगे। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर अनटचेबल्स, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ पर्टिकुलर टेम्पल और ए पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूट। यानी हम लोग इसको सबों के लिए ओपन रखना है, इसको किसी के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, किसी के लिए रिजर्व नहीं करना है, इस प्रकार के प्रोविजंस नहीं किए गए। तो इस तरह के का प्रावधान यहाँ पर है। यहाँ पर एक और बात तय खुल कर आती है कि जो कुछ छूट दिए गए हैं कुछ रिलीजन्स को, जैसे सिख को क्या है कि वो वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स, वो कृपान को लेकर चल सकते हैं। बाकी रिलीजन में ये क्या है, इट इज़ एंटी द अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट है। पर यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है किसके लिए, तो सिर्फ सिख के लिए। इसके अलावा जब हम लोग हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदू इंक्लूड्स सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। मतलब जिन भी रिलीजन का जेनेसिस हिंदू से है, यानी हिंदू से जो धर्म निकले हैं। हम लोग जानते हैं कि 5th और 6th सेंचुरी BC में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों आए फ्रॉम हिंदुइज़्म, तो इसको भी हम लोग हिंदू से जेनेसिस मानते हैं। इसके अलावा सिक्स ड्यूरिंग मिडिल एज में सिख का प्रादुर्भाव हुआ और वो भी हिंदुइज्म से हुआ। तो जब भी हम लोग हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू इंक्लूड्स जैन्स एंड सिख्स एज वेल। अब यहाँ पर एक और चीज़ बात होती है कि सोशल रिफॉर्म्स एंड जो भी रिलीजियस रिफॉर्म है, तो सोशल रिफॉर्म के लिए कई बार जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है, और रिलीजियस रिफॉर्म या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की अपना ड्यूटी है, उसको अपने ढंग से इसको रेगुलेट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल in article number 25. Later we will discuss in article number 26 regarding the freedom of religion applicable to a group, while we already had discussed the religious freedom applicable to individuals in article number 25. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बात का आप हमको कमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से सूचित करें। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।